इंडिया में रिसेंटली स्टार्ट किया गया है कंटिन्यूअस क्लियरिंग को एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन को अंडर द सीटीएस यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हालांकि हाल की घड़ी में 2025 में शुरू किया है, जहां पर चेक क्लियरिंग में जहां पर 1 से 2 दिन लग जाते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका चेक क्लियर हो जाएगा। सो इससे आपका जो चेक क्लियरिंग टाइम है वो 1 to 2 बिजनेस डे से या उससे ज्यादा जो टाइम लगता था उससे सिर्फ कुछ एक घंटे में ही आपका चेक क्लियर हो जाएगा। एंड जो क्लियरिंग है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी पूरी की पूरी कंट्री में। अभी फिलहाल के लिए क्लियरिंग ग्रिड्स है, मल्टीपल ग्रिड्स हैं, उनके थ्रू क्लियरिंग होती है। सेटलमेंट रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑपरेशन रिस्क काफी कम हो जाएगा। अब फ्लोट टाइम कम हो जाएगा, फंड्स जो है वो लिक्विडिटी को ज्यादा बेटर करेंगे अब, और कस्टमर कन्वीनियंस और ज्यादा बेटर होने वाली है। फंड्स की अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाएगी। सो आरबीआई ने प्लान किया है 2 फेज इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यूअस क्लियरिंग को लेकर के, सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन को लेकर के फॉर द चेक्स अंडर द सीटीएस। जो पहला फेज है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द October 4, 2025 और 2 जनवरी 2026 तक रहेगा। अब जो चेक प्रेजेंट किए जाएंगे 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, उनको कंटिन्यूअसली प्रोसेस किया जाएगा प्रेजेंटेशन विंडो के दौरान। जो ड्रॉई बैंक होगा यानी कि जिस बैंक का चेक दिया गया है वो कंफर्म करेगा, या तो चेक को ऑनर कर देगा या चेक को रिजेक्ट कर देगा बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि 7 बजे तक शाम तक सेम डे के ऊपर वो बता देगा चेक क्लियर हुआ है या चेक को ऑनर किया गया है। अगर उनके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं आता है तो चेक को ऑटो अप्रूव कर दिया जाएगा, उसको ऑनर्ड मान लिया जाएगा फॉर द सेटलमेंट पर्पसेस। और एक बार जब सेटलमेंट हो गई है, पेइंग बैंक या जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो क्रेडिट कर देगा कस्टमर के अकाउंट को विद इन 1 आवर, सब्जेक्ट टू द यूजुअल चेक एंड जो भी रियलाइजेशन होती है उस चीज को चेक करेगा। जो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है वो 3 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, यानी कि एक शॉर्टर कंफर्मेशन विंडो रहेगी जहां पर T+3 आवर्स बेसिस का जो रूल है वो फॉलो किया जाएगा। टी जो रहेगा दैट इज द टाइम जब चेक को प्रेजेंट किया गया है क्लियरिंग हाउस में। मान लीजिए एक चेक जो है उसे प्रेजेंट किया गया है 10 बजे सुबह और 11 बजे, ठीक है, तो ड्रॉई बैंक कंफर्म करेगा उस चेक को 2 बजे तक, 10 वाले बजे वाले चेक को, और 11 बजे वाले चेक को कंफर्म कर देगा बाय द 11 AM। और कंफर्मेशन के बाद जो फंड्स हैं वो विद इन 1 आवर क्रेडिट कर दिए जाएंगे कलेक्टिंग बैंक के द्वारा। सो इससे जो क्लियरेंस का टाइम है वो काफी ज्यादा ड्रामेटिकली श्रिंक होने वाला है, कम होने वाला है। अब आपको नेक्स्ट डे या 2 दिन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। चेक्स को कुछ ही घंटे में क्लियर कर दिया जाएगा, उनको वैलिडेट कर दिया जाएगा एंड उनको ऑनर कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा वीडियो है। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि लेटेस्ट जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें डेफिनेटली आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो मेरा नाम है आशीष जैन, मैं आपके लिए जेआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशंस के ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। सो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो वी से टू बी CCORS यानी कि कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड रियलाइजेशन सेटलमेंट का सिस्टम जो है वो लेकर के आया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है रेवोल्यूशन को लेकर के, जहां पर चेक क्लियरिंग टाइम को रियल टाइम बेसिस के ऊपर क्लियर किया जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग की जाएगी, यानी कि एक जहां पर आपको टाइम लगता था 1 से 2 दिन का, अब आपको टाइम लगने वाला है सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स का। सो इवोल्यूशन को समझते हैं। पहले मैनुअल क्लियरिंग होती थी, फिजिकल चेक जो है वो फिजिकल मूव करते थे, क्लियरिंग हाउस में जाते थे, 1 से 2 दिन का सेटलमेंट लगता था। फिर आया डिजिटल इमेज ट्रांसमिशन, जहां पर चेक ट्रंकेशन हो गया, यानी कि फिजिकल चेक मूव नहीं करता था, सिर्फ चेक का इमेज जो है वो मूव करता था। वहां पर भी T+1 डे या T+2 डेज के बेस पर सेटलमेंट होता था। और अब है रियल टाइम कंटिन्यूअस क्लियरिंग, जहां पर T+3 आवर्स बेसिस के ऊपर सेटलमेंट कर दी जाएगी। सो मैनुअल क्लियरिंग प्रोसेस में अगर हम 2000 सन से पहले की बात करें, जो चेक क्लियरिंग है सारा का सारा काम मैनुअल होता था। बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक फिजिकली एक्सचेंज करते थे चेक को अपने डेजिग्नेटेड क्लियरिंग हाउसेज में। फिजिकल चेक्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था बैंक्स के बीच में, मैनुअल वेरिफिकेशन होता था, रिकंसिलिएशन होता था। सेटलमेंट के लिए आपको कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते
जाते थे और वहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट और रिस्क भी काफी ज्यादा होता था। फिर उसके बाद बात आती है चेक कलेक्शन पॉलिसी होती थी, स्टैंडर्डाइज टाइमलाइन थी उसके रिलेटेड कि अगर तो स्टेट कैपिटल है तो 7 दिन का मैक्सिमम टाइम लगेगा कलेक्शन के लिए। प्रायोरिटी लोकेशंस पर रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। मेजर सिटीज में ये टाइमलाइन 10 दिन की थी और बाकी सेंटर्स में ये टाइम मिनिमम या मैक्सिमम कह लीजिए वो 14 डेज का टाइम था जिसके बीच में चेक को कलेक्ट किया जाया था। एंड जिसमें आपके स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल ब्रांचेस शामिल थे जहां पर 14 डेज तक का टाइम लग जाता था। सो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी चेक कलेक्शन पॉलिसी सीसीपी जिसको हम कह देते हैं ताकि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अनरीजनेबल डिले से। तो वहां पर कहा गया था कि मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे स्टेट कैपिटल में, मेजर सिटीज में लगेंगे मैक्सिमम 10 दिन और बाकी एरियाज में मैक्सिमम 14 डेज के अंदर अंदर चेक को कलेक्ट करना होगा। फिर बात आई इंटरेस्ट कंपनसेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात, यानी कि अगर डिले 14 डेज से ज्यादा हुआ तो वहां पर कस्टमर को सेविंग अकाउंट रेट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। और अगर जो डिले है वो 90 डेज से ज्यादा हो गया तो उसके केस में टर्म डिपॉजिट रेट या टीडी रेट +2% के हिसाब से कस्टमर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सो हायर कंपनसेशन दी गई थी जहां पर काफी एक्सटेंडेड डिले था। सो इस फ्रेमवर्क ने जो चेक कलेक्शन पॉलिसी थी उसने काफी एक इंसेंटिव्स क्रिएट किए थे बैंक्स को लेकर के ताकि वो प्रायोरिटाइज करें टाइमली सेटलमेंट्स को। एंड फिर बात आती है सीटीएस के बारे में। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई थी, सीटीएस आया था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया था 2010 में। सो सीटीएस ने डिजिटल चेक प्रोसेसिंग को एंट्री दी थी इंडिया में। अब फिजिकली चेक ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, अब चेक जो है इमेज जाएगी जिसमें डिफरेंट इमेजेस जाती थी, 3 इमेजेस जाती थी चेक की। एंड इसमें फिजिकल चेक मूवमेंट खत्म हो गई थी। जो चेक फॉर्मेट है उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था विद द फॉर्मेट सीटीएस 2010 स्पेसिफिकेशन। कलर कोडेड सिक्योरिटी फीचर्स थे, एमआईसीआर इनकोडिंग थी और सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था जिससे ऑपरेशनल रिस्क काफी हद तक कम हो गए थे। लेकिन फिर भी जो ऑपरेशनल रिस्क था वो प्रेजेंट था। अब सीटीएस सेटलमेंट की भी कुछ एक टाइम फ्रेम से, लाइक अगर तो चेक आपके पास प्रेजेंट हो गया मॉर्निंग में 11 बजे से पहले, फिर तो उसे T+1 डेज के बेसिस पर क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 11 बजे के बाद आता है तो चेक अगर आफ्टरनून में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे T+2 डेज बेसिस पर क्लियर किया जाएगा। अब ये मैनुअल क्लियरिंग से तो फास्ट था लेकिन जो रियल टाइम एक्सपेक्टेशन थी स्टिल वो मीटअप नहीं हो पा रही थी। अब हमें स्पीड क्यों चाहिए थी? अब डेफिनेटली कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप यूपीआई के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू आप इंस्टेंट सेटलमेंट्स कर सकते हो। अब कस्टमर जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि चेक को इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है, अब तो डिजिटल पेमेंट्स है तो इमीडिएट सेटलमेंट होनी चाहिए। और बिजनेस की भी रिक्वायरमेंट थी, आपके पास कैश फ्लो काफी टाइट है तो उसके लिए डिलेड चेक क्लियरेंस से आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता था, बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता था। और कई बैंक्स इवन फास्टर क्लियरिंग प्रोवाइड भी कर रहे थे सो दैट दे कैन गेन द मार्केट शेयर। अब टेक्नोलॉजी उनको इनेबल करती है कि वो डिफरेंशिएशन कर सकते थे, तो कंपिटिटिव लैंडस्केप जो था वो बदल रहा था, इसे एज अ फीचर प्रोवाइड किया जा रहा था। 2024 अगस्त में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्मली प्रपोज करती है सीसीओआरएस को एक सोल्यूशन की तरह जहां पर चेक को सिर्फ 3 घंटे में क्लियर कर दिया जाएगा। अब सीसीओआरएस का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, राइट। एंड सीसीओआरएस रिप्रेजेंट करता है कि नेक्स्ट जनरेशन चेक प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में और इसमें चेक को 3 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। तो सीटीएस ब्रांचेस में जहां पर चेक को क्लियर करने में 1 से 2 दिन लग जाते थे, अब वो ग्रिड सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा और इमीडिएट फंड ट्रांसफर हो जाएगा वेरिफिकेशन के ऊपर और इसे इंटीग्रेट किया जाएगा सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ और रियल टाइम स्टेटस अपडेट्स भेजे जाएंगे कस्टमर्स को। अब ऑब्जेक्टिव क्या है सीसीओआरएस का? सबसे पहली चीज है रियल टाइम सेटलमेंट होगी। अब वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा, T+1 T+2 डेज नहीं रहेंगे। चेक रियलाइजेशन जो रहेगी सभी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के ऊपर T+3 आवर्स बेसिस पर हो जाएगी और मिनिमम डिलेज रहेंगे, यानी कि सेटलमेंट के जो टाइम फ्रेम्स थे अब वो दिनों से घंटों में चेंज हो जाएंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी और ज्यादा आसान हो जाएगा। बिजनेसेस के पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैनेज करना इजी हो जाएगा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी इससे स्ट्रेंथन होता है। यानी कि ये जो सीसीओआरएस है इट सीमलेसली इंटीग्रेट विद द डिफरेंट पेमेंट सिस्टम्स लाइक यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, जहां पर सिर्फ कुछ ही टर्म्स में कुछ ही
पलों में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो उससे भी ये मेल खाता है। नाउ आरबीआई का विजन 2025 है कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग को लेकर के, तो पेमेंट लैंडस्केप को चेंज करना था। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक विजन रखता है कि उसने डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को लेकर के आना है। हर एक ट्रांजैक्शन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कैसे भी सेटलमेंट हो, लेकिन हमने उसे रियल टाइम में सेटलमेंट करना है। तो सीसीओआरएस जो है वो परफेक्टली अलाइन करता है एग्जिस्टिंग इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स के साथ, चाहे वो यूपीआई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है। अब सेम डे सेटलमेंट का प्रोसेस यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन जाएगा सभी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन करते हुए। सो की फीचर्स क्या है? पूरे दिन में 6 डेली साइकिल्स होने वाले हैं, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, टोटल 6 डेली साइकिल्स रहेंगे। कंटिन्यूस प्रोसेसिंग रहेगी, यानी कि कोई भी वेटिंग नहीं होगी बैच कंप्लीशन के ऊपर। चेक्स को प्रोसेस किया जाएगा, जैसे ही वो रिसीव होंगे उनको प्रोसेस किया जाएगा। एंड ये सीबीएस के साथ इंटीग्रेटेड होगा, ऑटोमेटिक कनेक्शन होगा सीबीएस के साथ, इंस्टेंट अपडेट्स जाएंगे कस्टमर्स को, एंड रियल टाइम कंफर्मेशन होगी। इमीडिएट सेटलमेंट स्टेटस, जो सेटलमेंट नोटिफिकेशंस हैं, वो कस्टमर्स को ब्रांचेस के द्वारा भेजी जाएंगी। फिर अब बात करते हैं 6 सेटलमेंट साइकिल के बारे में, जो डेली टाइमलाइन है। So cycle 1 will go from 10 a.m. to 11 a.m. Cycle 2 will go from 11 to 12. Third cycle will be going from 12 to 1 p.m. Fourth cycle 1 to 2 p.m. Fifth cycle 2 to 3 p.m. And sixth cycle will be from 3 p.m. to 4 p.m. अब हर एक साइकिल जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा, एंश्योर करेगा कि क्लियरिंग जो है वो थ्रू आउट बैंकिंग डे होती रहेगी। एंड ये स्ट्रक्चर जो है काफी पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सेम डे सेटलमेंट को लेकर के। अब T+3 आवर्स का रिस्पॉन्स रूल रहेगा, यानी कि हर एक बैंक को हर एक चेक को लेकर के विद इन 3 आवर्स आपको रिस्पॉन्स देना होगा। सो रिस्पॉन्स या तो पॉजिटिव कंफर्मेशन होगी या इट विल बी अ नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब है कि फंड्स अवेलेबल हैं, चेक को क्लियर कर दिया गया है। नेगेटिव कंफर्मेशन की इनसफिशिएंट फंड्स हैं या रिजेक्शन का और कोई कारण है। यानी कि अगर कोई चेक को प्रेजेंट किया गया है 10 से 11 के बीच में, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो 2 बजे तक लेटेस्ट आ जाएगा। इसी तरह से जो चेक जो है 3 से 4 बजे के बीच में आया है, मैक्सिमम उसका रिस्पॉन्स जो है वो शाम के 7 बजे तक मिल जाएगा। सो T+3 आवर्स का रूल जो है अब वो फॉलो किया जाएगा। देन इट इज अ कट ऑफ टाइम एंड द नेक्स्ट डे प्रोसेसिंग। सो फाइनल साइकिल जो है वो 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगा, जिसका रिस्पॉन्स जो है वो 7 PM तक रिस्पॉन्स कर लिया जाएगा। एंड कट ऑफ जो है वो 3:30 बजे का है, यानी कि अगर कोई भी चेक 3:30 बजे के बाद प्रोवाइड किया जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली रोल ओवर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे के पहले साइकिल में, यानी कि सुबह के 10 से 11 बजे के साइकिल में उसे डाल दिया जाएगा। सो ऑपरेशनल बैलेंस बना रहेगा। ये स्ट्रक्चर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और साथ ही साथ जो डेली क्लियरिंग अपॉर्चुनिटीज है उनको भी मैक्सिमाइज करता है। स्टाफ जो है वो कंप्लीटली रिकंसिलिएशन कर सकता है बिफोर द एंड ऑफ द बिजनेस आवर्स। सो सीसीओआरएस के बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं? फास्टर क्लियरिंग होने वाली है, ऑपरेशनल रिस्क एंड फंड रिस्क जो है वो रिड्यूस होने वाला है। अब इस प्रोसेस में ऑटोमेशन होगी, मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन होगी, सीबीएस इंटीग्रेशन है, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बन जाएंगे, एंड लिक्विडिटी भी ज्यादा बेटर होगी बिजनेसेस को लेकर के, इंडिविजुअल्स को लेकर के, एंड लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बेटर होगा, उनको कन्वीनियंस मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी, और जो प्रिडिक्टेबल क्लियरिंग टाइमलाइंस हैं वो उनको समझ में आने वाली हैं, बिकॉज दे डू थिंक सो लाइक कि अगर आप आईएमपीएस आरटीजीएस एक दिन में एक ही समय पर कर रहे हो तो सेम डे क्लियरिंग क्यों नहीं कर रहे हो। सो इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज है कि आपको इंटीग्रेट करना होगा, सीसीआरएस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सीबीएस के साथ, और आईटी सिक्योरिटी कंप्लायंस भी रखना पड़ेगा। जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है आरबीआई के द्वारा बताए गए हैं, डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं जो आरबीआई के द्वारा बताए गए हैं, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए ऑपरेशनल स्टाफ के लिए, आईटी टीम्स के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, और डेली मॉनिटरिंग करना जरूरी है, यानी कि रियल टाइम ट्रैकिंग की जाए, एक्सेप्शनल हैंडलिंग की जाए, और साथ ही साथ जो एंड ऑफ द डे है रिकंसिलिएशन प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया जाए। सो कंपैरिजन की अगर बात करें तो मैनुअल क्लियरिंग में 7 से 14 दिन का टाइम लगता था, स्टेट कैपिटल्स में 7 डेज, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनमें 10 दिन, और बाकी एरियाज में 14 डेज तक का टाइम लगता था। यहां पर फिजिकल चेक मूव करते थे। सीटीएस के केस में T+1 डे या T+2 डेज लगते थे, और डिजिटल इमेज मूव करती थी। डेली साइकिल्स 2 होते थे, यानी कि 11 बजे से पहले और 11 बजे के बाद।
अब इस केस में अगर मैनुअल क्लियरिंग में देखें तो रिस्क लेवल काफी ज्यादा था और सीटीएस के केस में मॉडरेट रिस्क लेवल था, लेकिन सीसीओआरएस के केस में 3 घंटे के अंदर अंदर चेक को क्लियर कर दिया जाएगा, रियल टाइम ऑलमोस्ट सेटलमेंट होगी एंड डेली 6 साइकिल्स होने वाले हैं, तो रिस्क लेवल काफी ज्यादा कम हो जाएगा। सो सेटलमेंट टाइप में आपको 98% की रिडक्शन दिखने वाली है। 14 डेज से 3 घंटे में चेक को क्लियर किया जाएगा एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन फंडामेंटली चेंज कर देगी कि बैंक्स अपनी लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करते हैं और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर किस तरह से खरे उतरते हैं। अगर ऑपरेशनल चैलेंजेस की बात करें जो हो सकते हैं, दैट्स कुड बी रिलेटेड टू कि आईटी इंटीग्रेशन फेलियर हो सकती है कि सीसीओआरएस सीबीएस के साथ इंटीग्रेट ना हो, या फिर हो सकता है कि पावर एंड ग्रिड आउटेज हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्शन हो, नेटवर्क फेलियर हो, जिसकी वजह से रियल टाइम साइकिल क्लियर ना हो पाए, या स्टाफ ट्रेनिंग गैप भी हो सकता है कि इनसफिशिएंट आपके पास ट्रेनिंग हो, जिसकी वजह से जो स्टाफ है नए प्रोसेसेस को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ना समझ पाए और ऑपरेशनल एरर कर बैठे और कस्टमर सर्विस इश्यूज शुरू शुरू में हो सकते हैं। सिस्टम पैच एरर भी हो सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट जब होगा तो उससे अनएक्सपेक्टेड बग्स आ सकते हैं, डाउन टाइम आ सकता है, जिससे क्रिटिकल क्लियरिंग विंडो हिट हो सकती है। कंप्लायंस प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि आरबीआई की स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं जिनके साथ आपको कंप्लाई करना है और एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल वर्कलोड ऑलरेडी है, तो उसमें ट्रांजिशन करने में भी टाइम लग सकता है और इश्यू पड़ सकता है। अब इसके बेस पर ही एक केस स्टडी को देखते हैं दैट कुड बी रिलेटेड टू द पोस्ट डेटेड चेक एरर। लेट्स से कोई पोस्ट डेटेड चेक था जो 5 मार्च का था, इनकरेक्टली उसे प्रोसेस कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है 28 फरवरी को, यानी कि 5 दिन पहले इसको क्लियर कर दिया स्पेसिफाइड डेट के। अब इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे कि कस्टमर के अकाउंट को तो आपने प्रीमेच्योरली डेबिट कर दिया, या फिर हो सकता है कि इनसफिशिएंट फंड्स अगर अकाउंट में हुए कस्टमर के 28 को, क्योंकि चेक तो क्लियर होना था 5 को, तो हो सकता है कि कस्टमर ने बैलेंस ना मेंटेन किया हो, उसकी वजह से डेफिनेटली इट कुड बी द केस कि चेक बाउंस हो जाएगा, राइट। एंड फॉर द कस्टमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, बैंक को रेगुलेटरी स्क्रूटिनी में लिया जा सकता है, या इवन बैंक को कंपनसेशन भी पे करनी पड़ सकती है, वोलेबिलिटी भी पड़ सकती है। सो ऑटोमेशन तो करो, लेकिन ऑटोमेशन के रोबस्ट वैलिडेशन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सीसीओआरएस में आपको डेट वेरिफिकेशन एल्गोरिदम्स को लेकर के आना पड़ेगा ताकि प्री मेच्योर क्लियरिंग ना हो जाए पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, दैट मस्ट बी डन राइट नाउ। रिस्क मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं? आप ऑटोमेटेड डेट वैलिडेशन को इंप्लीमेंट कीजिएगा सीसीओआरएस प्रोसेस में, रियल टाइम बैलेंस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आरबीआई का मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी कि सेंट्रलाइज ओवरसाइट होना चाहिए, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि सिस्टम की प्रेफरेंस को एंड परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके, एंड देयर मस्ट बी ऑडिट ट्रेल एंड रिकंसिलेशन, यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका प्रॉपर लोग प्रॉपर उसकी स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, सो दैट अगर कोई एरर होता भी है तो उसको छानबीन किया जा सके, उसके फोरेंसिक्स किए जा सके। अब बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है सीसीओआरएस का? तो जो चेक का फ्लोट टाइम था वो 85% तक रिड्यूस होने वाला है, यानी कि डिपॉजिट और फंड अवेलेबिलिटी के बीच में जो गैप था वो रिड्यूस होने वाला है, और 2.5 करोड़ डेली लिक्विडिटी इंप्रूव होने वाली है, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, और कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी विल इंक्रीज टुवर्ड 100%। सो दैट विल बी और रिलेटेड टू द सीसीओआरएस। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, इसकी गाइडलाइंस क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है आपका सीसीओआरएस को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द जीआईबी, सीआईबी एंड द बैंक प्रमोशन एग्जाम्स। Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.